Hi, today is 12th of February 2020. Let us have a quick brief on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट, पहला है नेशनल कैपिटल टेरिटोरी दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स. सेकंड है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन इंडिया. थर्ड इज अबाउट कंजर्व वाटरमैन राजेंद्र सिंह के बारे में हम जानेंगे. देन फोर्थ इज अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस अब डेकेडल फोरकास्ट सिस्टम देगी. हम क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंस भी देखेंगे. देन हम इसमें इंडियन ओशन डायपोल को भी समझेंगे. देन फिफ्थ इज अबाउट क्लीनिंग ऑफ ड्रेन एंड सेप्टिक. इसमें हम मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 और इस बांदीकूट रोबोट के बारे में जानेंगे. Sixth is about India and Sri Lanka bilateral relations. Then seventh is about Lokpal is a non-starter. Eighth है privilege motion जो अभी लोकसभा में आया है. privilege motion को हम समझेंगे. Then ninth is about novel coronavirus COVID-19. ये इसका रीनेम हो गया है. We'll get to know about this. देन 10th बहुत अच्छा है आर्टिकल विल नो अबाउट गिग इकोनॉमी. ये बहुत आजकल इंडिया में राइज हो रहा है, गिग इकोनॉमी इन इंडिया एंड वर्ल्ड. देन 11th इज अबाउट इकोनॉमी रिकवरी. 12th है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. देन 13th है यंगस्टर्स कंडक्ट. इसमें जो अभी वर्ल्ड कप फाइनल अंडर 19 क्रिकेट है विल हैव अ टेक ऑन दिस एज वेल. सो दीज ऑल टॉपिक्स वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. लेट अस स्टार्ट द डिस्कशंस नाउ. ये जो पहला हेडलाइन है ये है आम आदमी पार्टी स्वीप्स दिल्ली विद 62 सीट्स, बीजेपी ट्राउंस्ड. अभी 8th ऑफ फरवरी 2020 को इलेक्शंस हुए थे दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली के. इसमें अभी 70 सीट्स हैं यहाँ पे. दिल्ली जो है ना ये यूनियन टेरिटोरी है बट स्टिल यहाँ पे इसकी विधानसभा है. ऐसे और दो यूनियन टेरिटोरीज हैं पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर. नाउ यहाँ पे जो वोटर टर्नआउट हुआ वो हुआ 62.59% जो कि कम था. आम आदमी पार्टी को 62 सीट्स मिली है, 53.57% वोट शेयर था. बीजेपी को 38.51% वोट शेयर. कांग्रेस को 0 सीट्स 4.26% वोट शेयर एंड अदर्स को 0 3.66% वोट शेयर. नाउ अब ये एक बात बताओ, देखो यहाँ पे वोट शेयर तो इतना अलग है बट उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स क्यों नहीं मिल रही है. फॉर एग्जाम्पल कांग्रेस को तो 5% दिल्ली के जो लोग हैं उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया बट स्टिल उनको 0 सीट मिला. वाई इज इट सो? इसका रीज़न ये होता है क्योंकि जो इंडिया है ना हम यहाँ पे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो करते हैं. इसमें ये होता है कि जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं ना वो उसका विनर बन जाएगा. जैसे ये 70 सीट थी ना तो सपोज एक सीट में एक को 52% वोट मिले और एक को 48% वोट मिले तो ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का विनर बन जाएगा. जो 50% मार्क यहाँ पे मेजॉरिटी जिसकी आ रही है आउट ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट वो उसका विनर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे 4 यहाँ पे कैंडिडेट थे, एक को मिला 26%, एक को मिला से 20%, देन 20% एंड देन 20 20 40 50 66, एक और को 20% मिल गया, कितना हो गया 86 और एक को 14% मिला. तो यहाँ पे विनर कौन है? यहाँ पे ये 26% जिसको मेजॉरिटी आई है वो वहाँ का विनर हो जाएगा. इट वुड नॉट बी कंसिडर कि बाकी लोगों को कितने परसेंटेज वोट मिले हैं. ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है. तो इसके अकॉर्डिंग अब इसमें ऑल्दो इनको 53.57% लोग ने ही वोट किया आम आदमी पार्टी को बट इसको जो नंबर ऑफ सीट्स मिली है वो मिली है 62 आउट ऑफ 70. सो दैट इज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. इसका एक और जो दूसरा सिस्टम होता है वो होता है प्रोपोर्शनल सिस्टम जो हम यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं. वोटिंग परसेंटेज एक लिस्ट सिस्टम भी होता है. सो दिस इज पेज नंबर 1. यहाँ एक और हेडलाइन है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन इंडिया. फरवरी 24-25 को इनका स्टेट विजिट होने वाला है. ये फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप भी आएंगी. ये न्यू दिल्ली और अहमदाबाद जाएंगे. यूएस और इंडिया जो है इनमें डेमोक्रेसी है और प्लूरलिज्म है. इससे हमारी बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग होती है. इस विजिट में ट्रेड डील्स होने वाली हैं और डिफेंस पैक्ट्स होने का ऐसा हम एक्सपेक्टेड है. दिस कुड हैपन. एक और चीज़ है यहाँ पे वो है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस. ये जीएसपी यूएस का एक प्रोग्राम था. इसमें वो जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उनका जो इम्पोर्ट हो रहा है यूएसए में उसको कुछ रिलैक्सेशन मिलता था. तो समटाइम्स बैक इंडिया को इससे हटा दिया गया था. नाउ इट इज़ बिलीव्ड कि ये फिर से रीस्टोर हो जाएगा जीएसपी इंडिया के लिए. यूएस में फार्म, डेयरी, मेडिकल, मैन्युफैक्चरिंग इस सब का जो इंडिया में वो एक्सपोर्ट करता है उसमें ये कंसेशन जाता है, रिलैक्सेशन जाता है.
2018-19 में यूएस डॉलर 3.13 बिलियन का एफडीआई आया था इंडिया में। सो ये विजिट ऑनगोइंग विजिट होगा तो हम इसको और डिटेल में देखेंगे। सो दिस इज पेज नंबर 1। अब ये पेज नंबर 2 है, सोसाइटी मस्ट हेल्प कंजर्व वाटर एक्सपर्ट्स। ये हैं वाटरमैन, इनका नाम है राजेंद्र सिंह। ये अलवर के रहने वाले हैं राजस्थान में। मैग्सेसे अवार्ड और स्टॉकहोम अवार्ड भी मिला है इन्हें वाटर कंजर्वेशन में। इनका अभी एक प्रोग्राम हुआ था मध्य प्रदेश में जहां इन्होंने बात किया कि सोसाइटी शुड टेक इट अपॉन देमसेल्व्स, मतलब जो ऑनरशिप ऑफ रिसोर्सेज है, रिवाइवल ऑफ रिवर्स और स्ट्रीम्स है, इसके लिए हमें एक्टिविस्ट जो हैं, गवर्नमेंट है और सोसाइटी है, इन तीनों को आगे बढ़ के सेम वॉर फुटिंग पे एक प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा, तभी हमें टेंजिबल रिजल्ट्स मिलेंगे। पंचायत जो होती है ना ग्राउंड लेवल पे, उनको भी रोप इन करना बहुत ज़रूरी है ताकि डिसेंट्रलाइज्ड ग्रोथ मॉडल हम फॉलो कर सकें। माइक्रो डैम्स होते हैं ना, स्टॉप डैम्स, और छोटे छोटे वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं। सो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड कि हम बड़े बड़े डैम्स ही देखें, हमें हर वाटर बॉडी, हर वाटर रिजर्वॉयर को प्रिजर्व करना, उसको हेल्दी करना, उसकी हेल्थ को रीस्टोर करना इज़ इम्पॉर्टेंट, और उसके लिए हमें ग्रास रूट लेवल पार्टिसिपेशन ज़रूरी होगा। सो दिस इज़ अबाउट वाटर। वाटर बहुत स्कार्स रिसोर्स होने वाला है इन फ्यूचर, सो वी नीड टू प्रिजर्व इट। देन वाटर ज़रूरी है सेव करना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ पेज नंबर 3, ये है पेज नंबर 4, और ये है पेज नंबर 5, एंड दिस इज़ पेज नंबर 6। ये 10th नेशनल वोटर्स डे यहाँ पे बच्चे सेलिब्रेट कर रहे हैं ASN सीनियर सेकेंडरी स्कूल मयूर विहार में। देन दिस इज़ पेज नंबर 7। यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस बोल रही है कि हम डेकेडल फोरकास्ट सिस्टम लेंगे। डेकेडल मतलब 10 साल का। देखो, एक होता है क्लाइमेट और एक होता है वेदर। वेदर मतलब आज का मौसम क्या है, और क्लाइमेट होती है वहाँ की जलवायु क्या है। सो क्लाइमेट जो होता है ना, ये लॉन्ग टर्म एवरेज होता है, 20, 30, 40 ईयर्स का लॉन्ग टर्म एवरेज है। वेदर जो होता है ये डे टू डे एक्टिविटी बताता है, आज अलग है, कल अलग हो सकता है, फिर चेंज हो सकता है। सो दिस इज सीजनल, जैसे समर्स आते हैं, विंटर्स आते हैं, रेन्स आते हैं, सो दिस इज कॉल्ड वेदर। और जो क्लाइमेट होता है ये लॉन्ग टर्म एवरेज होता है, जैसे डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, या फिर साइबेरियन ठंड है बहुत ज़्यादा, इक्वेटोरियल क्लाइमेट है 0 डिग्री इक्वेटर में। सो दिस इज क्लाइमेट एंड दिस इज वेदर। नाउ जो यूके यूनाइटेड किंगडम का मेट्रोलॉजिकल ऑफिस है ना, ये डेकेडल सिस्टम फॉलो कर रहा है, मतलब हर 10-10 साल में डेटा लेके अपडेट्स होगा। तो इंडिया बोल रहा है हम भी अब डेकेडल फॉलो करेंगे। इससे क्या होगा, बेटर प्रिडिक्टेबिलिटी होगी इन द क्लाइमेट स्केल। ये बात इन्होंने कहा 6th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइमेट सर्विसेज जो हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में। रीजनल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और इंडियन ओशन डायपोल, तो ये जैसे फिनोमिनन है ना, अगर हम इसे 10-10 साल के रेंज में हम इसको डेटा कलेक्ट करके एनालिसिस लेंगे ना, तो इनकी जो ऑथेंटिसिटी है और एक्यूरेसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे इंडियन ओशन डायपोल का भी किया है, जैसे हम ग्लोबल फिनोमिनन कनेक्ट करना चाहते हैं इंडियन ओशन डायपोल से, तो उसमें भी हमें बेटर प्रेडिक्शन होंगे। इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, डायपोल मतलब होता है सी सॉ, इधर राइज इधर फॉल तो इधर राइज, जैसे ये जो सी सॉ होता है ना, इसको हम बोलते हैं डायपोल। तो इंडियन ओशन डायपोल क्या हुआ, ये इंडियन का ओशन है, यहाँ पे टेम्परेचर कभी ज़्यादा होगा टूवर्ड्स इंडिया, और ऑस्ट्रेलिया तरफ टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर किसका, सी लेवल वाटर सरफेस का, सी लेवल का वाटर का, सी जो वाटर है इसका टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ कम होगा, या फिर यहाँ कम होगा या इधर ज़्यादा होगा, तो इसको हम बोलते हैं इंडियन ओशन डायपोल। तो जब पॉजिटिव फेज होता है ना, तो इंडियन ओशन में इंडिया की तरफ टुवर्ड्स अफ्रीका, इंडिया, अरेबियन सी, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ऑस्ट्रेलिया में टेम्परेचर कम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव फेज। और अगर इंडिया तरफ टेम्परेचर कम है और ऑस्ट्रेलिया तरफ टेम्परेचर ज़्यादा है, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फेज। अब इंडिया की तरफ अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा होगा मतलब ज़्यादा एवोपरेशन होगा, ज़्यादा एवोपरेशन होगा मतलब इनस्टेबिलिटी आएगी, इनस्टेबिलिटी आएगी मतलब अपवर्ड ड्राफ्ट हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन होंगे और रेनफॉल ज़्यादा होगा। तो पॉजिटिव से याद रखो, पॉजिटिव मतलब इंडिया में पॉजिटिव मानसून है, तो पॉजिटिव इंडियन ओशन का डायपोल का मीनिंग होगा इंडिया में मानसून ज़्यादा होगा, और इंडिया में मानसून ज़्यादा होगा तो डेफिसिट कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा। और नेगेटिव का मतलब है इंडिया में नेगेटिव मानसून है, मींस इंडिया में रेनफॉल कम है, और यहाँ रेनफॉल अगर कम है इंडिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल ज़्यादा हो जाएगा। सो ये इंडियन ओशन डायपोल होता है ऐसा। सो दिस इज पेज नंबर 7। नाउ ये पेज नंबर 8 है, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। बेनिफिट्स ऑफ पोस्ट लंच नैप एट वर्क रेटेड हाईली बाय स्टडी। तो कोई भी आपको बोले कि जो
झपकी लेना है, दैट इज़ गुड, इससे आपकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। सो दिस इज पेज नंबर 8। ये पेज नंबर 9 है। कल हमने देखा था ना, एग्री जोन तमिलनाडु ने डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड स्पेशल एग्रीकल्चरल जोन, ताकि यहाँ पे जो ड्रिलिंग है, एक्सप्लोरेशन है, डेल्टा जो कावेरी डेल्टा है उसमें स्टॉप किया जा सके और फार्मर्स और फूड ग्रेन प्रोडक्शन को हम प्रायोरिटी दें एक्सप्लोरेशन के ऊपर। तो इधर ये क्लैरिफिकेशन आया है, जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ना एक्सप्लोरेशन के, उनको स्टॉप नहीं करेंगे, जो न्यू है उनको हम इस लॉ के अंदर लाएंगे। जो ऑनगोइंग करंट है उसमें कोई लॉसेस नहीं होने चाहिए। नाउ ये क्लीनिंग ऑफ ड्रेन्स एंड सेप्टिक टैंक्स क्लेम 110 लाइव्स इन 2019, ये बहुत दुख और शर्म की बात है ये हमारे लिए। क्या होता है कि मैनुअल स्कैवेंजर एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट 2013 आया था। इसमें ये कहा था कि ये जो मैनुअल स्कैवेंजिंग होती है, मतलब मैनुअली जो क्लीन कर रहे हैं ना, इसको स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। प्रोहिबिशन इन ऑल फॉर्म्स, सारे फॉर्म्स में प्रोहिबिशन करना ज़रूरी है। प्रोहिबिशन इन ऑल फॉर्म्स। रिहैबिलिटेशन के लिए ज़रूरत है, हम ये जो वर्कर्स हैं इनको रिहैबिलिटेट करो, और इसके लिए एक मैंडेटरी सर्वे होना चाहिए, जो अभी किया सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री ने। ये रिपोर्ट अभी लोकसभा में इसने प्रेजेंट किया है, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ये जो ऑफेंसेस होते हैं ना मैनुअल स्कैवेंजिंग के, ये कॉग्निजेबल होते हैं और नॉन बेलेबल होते हैं। सोशल स्टिग्मा तो हमको दूर करना ही है, लॉज हमको स्ट्रिक्ट बनाना ही है, बट जब तक हम इसका ऑल्टरनेटिव नहीं लाएंगे ये कैसे ठीक हो सकता है परमानेंटली। ऑल्टरनेटिव मतलब ये जो वर्कर्स हैं इनको अचानक आप काम करने से बंद कर दो तो इनका लाइवलीहुड ऑप्शन चला जाएगा। सो हमें ज़रूरत है हम इनको ऑल्टरनेट लाइवलीहुड प्रोवाइड करें, स्किल्स प्रोवाइड करें, एजुकेशन दें इनको, चिल्ड्रन को, और इनको एम्प्लॉयमेंट दें ताकि इनको ये काम करना नहीं पड़े। दे वर नॉट फोर्स्ड टू डू दिस वर्क। सेकेंड जो होता है वो होता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जैसे कि ये एक स्टार्टअप ने बांडीकूट रोबोट बनाया है। ये रोबोट क्या होता है, ये मशीन है, ये मशीन जाएगी सीवर टैंक में अंदर और अपने आप उसको पूरा क्लीन कर देगी। तो ये टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लाना ज़रूरी है। इस टैंक में कई बार पॉइजनस गैसेस भी होती है, तो जब अगर ह्यूमन अंदर जा रहा है तो ये चांसेस होते हैं कि ही कुड लूज हिज लाइफ। सो दैट इज़ वाई ये जो नॉन ह्यूमन टाइप जो वर्क चैलेंजेस होते हैं उसमें हमें रोबोट्स और मशीन्स का यहाँ बहुत अच्छा यूज़ हो सकता है और हमें करना भी चाहिए। सो दिस इज़ पेज नंबर 9। देन ये पेज नंबर 10 है एडिटोरियल। यहाँ लिखा है इंडिया एंड श्रीलंका रिलेशंस के बारे में। सी, जो हमारे रिलेशंस है ना श्रीलंका से, दे शेयर क्लोजनेस, बट यहाँ पे डिस्ट्रस्ट भी है, डिफरेंसेस भी हैं, और ये अभी भी रिमेन है। श्रीलंका में श्रीलंका के प्रेसिडेंट का नाम है गोटाबया राजपक्षा। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर का नाम है महिंदा राजपक्षा। ये दोनों भाई भाई है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्षा, ये 5 डे स्टेट विजिट में इंडिया में आए हैं अभी। नाउ 2015 में भी ये दोनों वहाँ पे पावर में थे, तब इंडिया के श्रीलंका के साथ जो रिलेशंस थे वो स्ट्रेन हो गए थे। 2020 में अगेन दे आर इन पावर, बट दिस टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग कि रिलेशंस बेटर होंगे एंड वी आर होपफुल फॉर अ फ्रेश स्टार्ट। अब प्रपोजल जो है ना यहाँ पे इस फ्रेश स्टार्ट के लिए, जैसे इंडिया जापान ईस्ट कंटेनर टर्मिनल है, ये बनाने की बात कर रहे हैं हम कोलंबो में। कोलंबो कैपिटल होती है श्रीलंका की, बताओ। देन एक्सटेंड हम कर रहे हैं 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट। ये कल हमने देखा था ना, लाइन ऑफ क्रेडिट मतलब इंडिया इन्हें एक वॉलेट में पैसे देगा जिससे वो पैसे अपने एक पर्पस स्पेसिफिक काम में वो पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम ऐसे 400 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दे रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं श्रीलंका को। सेकेंड, श्रीलंका में जो हाउसिंग प्रोग्राम्स हैं उसमें इंडिया बहुत ज़्यादा टेक पार्ट कर रहा है, इंडिया इज टेकिंग पार्ट इन दैट। देन सिक्योरिटी के रिलेटेड एक बहुत बड़ा हमारा कोऑपरेशन है, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। अभी हमने जब श्रीलंका में टेररिस्ट अटैक हुआ था ईस्टर संडे बॉम्बिंग में, तो हमने 50 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था। अब देखो ये लाइन ऑफ क्रेडिट अलग है, ये लाइन ऑफ क्रेडिट अलग है। ये जो लाइन ऑफ क्रेडिट था ना, ये केवल सिक्योरिटी रिलेटेड पर्पज में ये पैसा खर्च होगा, ये जो पैसा खर्च होगा ये इसका पर्पज अलग है। तो लाइन ऑफ क्रेडिट में उसका जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो डिफाइन होती हैं। अब यहाँ पे ये है कि इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, हम ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। अब श्रीलंका ये बोलता है कि जो इंडिया है ना वो तो हमारा रिलेटिव है, हम रिलेटिव हैं, हम शेयर्ड हिस्ट्री एंड कल्चर है। तो चाइना कुड बी अवर फ्रेंड, बट इंडिया से हमारा रिलेशनशिप है, हम रिलेटिव्स हैं। अब फॉल्ट लाइंस क्या होती है यहाँ पे, फॉल्ट लाइंस आती है तमिलियंस की। जो श्रीलंका का नॉर्दर्न पार्ट है, जाफना एरिया है, वहाँ पे मेजॉरिटी तमिल्स है और इंडिया में तमिलनाडु स्टेट भी है। तो अक्सर इसके कारण दोनों में क्लैशेज हो जाते हैं जब श्रीलंका के तमिल्स को
वहाँ पे इक्वालिटी नहीं मिलती, जस्टिस नहीं मिलता, पीस और रेस्पेक्ट नहीं मिलता। तो इससे इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन स्ट्रेन हो जाते हैं। अभी 13th अमेंडमेंट आया था कॉन्स्टिट्यूशन में, बात था जिसमें डिवोल्यूशन ऑफ पावर का था तमिल एरिया नॉर्दर्न पार्ट में, बट इसमें भी अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। त्रिकोणामाली में जो इंडिया का इन्वेस्टमेंट है, देन मटाला एयरपोर्ट है, इसमें भी अभी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इंडिया अब ये बोल रहा है, श्रीलंका बोल रहा है कि उसके पास अभी 60 बिलियन का आउटस्टैंडिंग उधार है, इसके पास 60 बिलियन का आउटस्टैंडिंग डेट क्राइसिस है श्रीलंका का, और वो इंडिया से हेल्प मांग रहा है। और श्रीलंका अब ये बोल रहा है कि हमारी हेल्प करो, और अगर इग्नोर करोगे तो हमारे बायलैटरल टाइज फिर से डैमेज हो सकते हैं। तो श्रीलंका इज एक्सपेक्टिंग अ बेल आउट फ्रॉम इंडिया। सो दिस इज पेज नंबर 10। ये बात किया है लोकपाल का, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें पूरा डेकेड का देखो, आपको समझ में आएगी बहुत सारी चीज़ें। ये 2010-11 का जो टाइम था ना, इसमें अन्ना हजारे जी ने एक कैंपेन चलाया इंडिया अगेंस्ट करप्शन। पूरे कंट्री में प्रोटेस्ट हुए, कैग की फाइंडिंग्स भी आई, इन्फ्लेटेड फिगर्स जो बाद में पता चले, और इसी पूरे बैकड्रॉप में द लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आया 2030 का। ये एंटी करप्शन मूव है। इसमें ये बात है, इसमें बात है कि जो प्रॉम्प्ट होगा, फेयर होगा और इन्वेस्टिगेशन होगा, प्रोसिक्यूशन भी होगा इन केसेस ऑफ करप्शन अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट्स। पब्लिक सर्वेंट्स जैसे प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ग्रुप ए जो क्लास 1 सर्विसेज होती हैं, इन सबको इसके अंदर हम लाएंगे। इसका अब जो अपॉइंटमेंट की बात होती है लोकपाल की, तो उसमें एक टेक्निकल चैलेंज आ गया। टेक्निकल चैलेंज ये आया कि इसकी जो कमेटी होगी ना, अपॉइंटमेंट कमेटी, इसमें अलग अलग मेंबर्स होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर होगा और ऐसे ही एक लीडर ऑफ अपोजिशन भी होता है। बट 2014 की जो लोकसभा आई, उसमें जो अपोजिशन पार्टी थी उसको सफिशिएंट सीट मिली ही नहीं, 10%, तो लीडर ऑफ अपोजिशन बना ही नहीं। और इस टेक्निकल क्लॉज का रेफरेंस लेके इन्होंने इतने टाइम तक लोकपाल को अपॉइंट ही नहीं किया, नॉट अवेलेबल। 44 सीट्स थी यूपीए की, तो कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई। ये लैक ऑफ विल भी यहाँ पे कहा है, इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विल। नाउ 2019 आते आते, 2013 में ये बिल आया था, 2019 आते आते रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज पिनाकी चंद्र घोष इसके लोकपाल, फर्स्ट लोकपाल अपॉइंट हुए। यहाँ पे ये बात किया है कि जो लोकपाल है ना, वो अभी भी नॉन स्टार्टर है, नॉन ऑपरेशनल है। और ये भी हमें नोट करने वाली बात है कि देखो 1963 में, कितना टाइम पहले, 1963 में एल.एम. सिंघवी साहब थे, इन्होंने सबसे पहले लोकपाल टर्म कॉइन किया था। और आज 2020 हो गया है, बट स्टिल वी डू नॉट हैव अ फंक्शनल एंड इफेक्टिव लोकपाल। सो दिस इज पेज नंबर। अगेन इसमें ये बात है, जो ट्रम्प अभी इंडिया में आ रहे हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम ट्रेड डील पे एम्फेसाइज करें, अपना कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करें। इंक्रीमेंटल आउटपुट होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, डिजिटल ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, वी नीड टू वर्क ऑन दिस। प्लस जो इंडिया के जो स्किल्ड प्रोफेशनल वर्क के लिए जाते हैं यूएसए में, एफडीआई रिलेटेड वी नीड टू वर्क। हम इसको सेपरेटली देखेंगे अभी, यूएस इंडिया ट्रेड डील्स और ट्रम्प का विजिट इन इंडिया। सो दिस इज पेज नंबर 11। ये पेज नंबर 12 है, केम छो, बिकॉज वो अहमदाबाद में जाएंगे, गुजरात। रिसीव्ड प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर स्पीकर। देखो प्रिविलेज मोशन क्या होता है, प्रिविलेज मतलब कुछ एक्स्ट्रा उसको पर्क्स एंड प्रिविलेज मिले हैं। किनको मिले हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, लोकसभा एंड राज्यसभा के, इनको मिलती है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये कलेक्टिव प्रिविलेजेस भी होती हैं और इंडिविजुअल प्रिविलेजेस भी होती हैं। ये इसलिए दी जाती है ताकि वो डिस्चार्ज कर सके देयर ड्यूटी एंड फंक्शंस इफेक्टिवली। इनको इम्यूनिटी भी मिलती है, डिसरिगार्ड मे बी अदर एमपी। अब ये जो इम्यूनिटी इन्हें मिली है ना, इसको कोई इम्यूनिटी का वायलेशन करता है, दूसरा एमपी भी हो सकता है, सम अदर पर्सन भी हो सकता है। सो ये क्या हुआ, इनकी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का वायलेशन हुआ, और इसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, और ये पनिशेबल होता है अंडर पार्लियामेंट्री लॉज। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रिविलेज मोशन आया है अगेंस्ट अ मिनिस्टर, ये सबमिट होगा स्पीकर को। अब ये जो कंप्लेन होती है ना, ये सबमिट होती है स्पीकर को अगर लोकसभा का है, चेयरमैन होगा अगर राज्यसभा का है। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। लोकसभा की जो रूल 222 है चैप्टर 20, उसमें इसका मेंशन है, और राज्यसभा में रूल 187 चैप्टर 16 में इसका मेंशन है। तो अब स्पीकर या चेयरमैन वो इसको देखेंगे, स्टडी करेंगे, और फिर डिसीजन लेके पार्लियामेंट्री कमेटी को इसे रेफर करेंगे अगर इन्हें ये जेन्युइन लगता है। 15 मेंबर होते हैं लोकसभा में और 10 होते हैं राज्यसभा में, पार्लियामेंट्री कमेटी में, और फिर वो डिसाइड करेगी कि क्या फर्दर एक्शन लिया जाना चाहिए। सो दिस इज अबाउट प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट मिनिस्टर। देन ये है पेज नंबर 13, ये है पेज नंबर 14। जो नोवल कोरोना वायरस था ना, इसका नाम अब बदल गया है, इसका नाम अब हो गया है COVID-19।
COVID-19, CO मतलब कोरोना, VI से वायरस, D से डिसीज और 19 बिकॉज ये 2019 में आया था। अब ये जो वायरस है ना, वायरस ये रेस्पिरेटरी डिसीजेज होती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। जो कोरोना वायरस पैथोजेंस फैमिली है, जैसे सार्स आया था, मर्स था, सो ये रेस्पिरेटरी इश्यूज लेते हैं। टेम्परेचर अब इंक्रीज होगा बिकॉज समर्स आ रहे हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, सन अब जो है वो नॉर्थ की तरफ आ गया है मूवमेंट ऐसे, तो टेम्परेचर राइज होगा तो ये रेस्पिरेटरी इश्यूज और जो वायरस का इफेक्ट है ये डैम्पन होने के चांसेस है। बट स्टिल हमने अभी तक कितनी लाइव्स लॉस कर दी है? मोर देन 1000 लाइव्स आर लॉस्ट। अब इसमें एक और अच्छी खबर ये है कि मदर टू बेबी ये नॉन ट्रांसफरेबल मिला है यहाँ पे, विच इज़ अ गुड थिंग। सो दिस इज पेज नंबर 14। देन ये है पेज नंबर 15, ये रेज्यूम है। रेज्यूम आपका बहुत ज़रूरी होता है ड्यूरिंग एनी इंटरव्यूज़। देन इसमें दो चीज़ होता है, एक तो आपका जो ड्रेसअप होता है ना, ड्रेसअप शुड बी अकॉर्डिंग टू द ओकेजन। आप जिस जगह जा रहे हो यू शुड बी ड्रेस्ड क्लीन, आपका क्लीन आयरन क्लोथ होने चाहिए और क्लोथ उस ओकेजन को सूटेबल होने चाहिए उस ओकेशन के लिए। सेकंड, तो ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन होता है। सेकंड इंप्रेशन होता है व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, आपके पास नॉलेज लेवल कितना है, आप क्या बात कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। सो दीज टू थिंग्स मेक्स योर गुड इंप्रेशन इन एनी इंटरव्यूज। और अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के लिए इट इज़ गुड कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें। स्टडी करने से, बुक्स पढ़ने से बहुत हेल्प होता है। देन दिस इज अबाउट गिग इकोनॉमी। कैन द गिग इकोनॉमी एड्रेस द इशू ऑफ जेंडर पे गैप? गिग इकोनॉमी क्या होता है? गिग इकोनॉमी आजकल एक नया अभी कॉन्सेप्ट चल रहा है। इसमें क्या होता है, फ्रीलांसर्स हैं, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड वर्कर्स हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स हैं। तो ये रेगुलर इकोनॉमी की नहीं तरह नहीं है, रेगुलर जो हम 9 आवर्स जॉब देखते हैं ना ऑफिस वाला, उसकी तरह नहीं है, ये गिग इकोनॉमी है। तो ये पार्ट टाइम हायर्स करते हैं, ये मोस्टली सर्विस सेक्टर में है। इसमें जो वर्क आवर्स होते हैं, डेज होते हैं, स्टाइल होता है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। 2022 तक 25% जो जॉब मार्केट है ना वो गिग इकोनॉमी का होने वाला है। ये नेक्स्ट बिग थिंग होगा। मोबाइल ऐप्स जैसे स्विगी, जोमेटो में इसमें डिलीवरी पर्सन्स होते हैं ना, दे आर अ पार्ट ऑफ लाइक समथिंग लाइक गिग इकोनॉमी। ई कॉमर्स में इसका बहुत है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इफ़ यू आर अ गुड कोडर, आप फ्रीलांस बहुत सारा वर्क पिक कर सकते हो। वर्चुअल रियलिटी आ रही है, 5G आ रही है, डेटा साइंसेस, तो ये काफ़ी टेक्नोलॉजी इस गिग इकोनॉमी को इनेबल करने वाली है। एडवांसमेंट्स आएंगे यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, डिज़ाइन, एंडलेस अपॉर्चुनिटी है इस गिग इकोनॉमी में। बट अब ज़रूरी क्या है कि हम इसको रेगुलेशन इसका प्रॉपर होना चाहिए, जो इसमें वर्कफोर्स है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। उनको EPF या जो सिक्योरिटी फंड्स हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसका मिसयूजेज नहीं होना चाहिए। वी नीड टू रेगुलेट ऑन दैट। अब एक और अच्छी बात ये होती है कि जो गिग इकोनॉमी होती है ना, इसमें जेंडर पैरिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब इट डजेंट मैटर इफ़ यू आर अ मैन और इफ यू आर अ वुमेन, इक्वल पे है। आपका काम ही आपकी आइडेंटिटी है, आप कैसा काम कर रहे हो, इट डजेंट मैटर हु यू आर। टैलेंट का यहाँ पे वैल्यू होता है बहुत ज़्यादा। आप जितना हार्ड वर्क करोगे उतना ही आपको उतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। सो दीज आर सम गुड थिंग्स ऑफ गिग इकोनॉमी। देन दिस इज इकोनॉमी रिकवरी। इसमें हमारे ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि ये जो इंडिकेटर्स हैं, ग्रीन शूट्स हैं, ये बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज ऑन द पाथ ऑफ रिकवरी। जैसे IIP की ग्रोथ देखो, GST कलेक्शन देखो, FDI हाई जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स हाई हो रहे हैं, हमारे स्टॉक मार्केट बूम हो रहा है। सो ये जो कहलाते हैं ना, ये कहलाते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ये मैक्रो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं और ये ग्रीन शूट्स हैं। ग्रीन शूट्स मतलब जैसे कहीं पे भी ग्रोथ होती है ना तो ऐसे रूट शूट्स बढ़ते हैं ना, सो दिस इज लाइक ग्रीन शूट्स। तो दिस टेल्स कि साइंस ऑफ रिवाइवल आर देयर। अब ये ऐसे टर्म्स आपको याद रखने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू टॉक फैक्ट बेस्ड, आप बात कर रहे हो, 4 इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैं, पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, पब्लिक कंजम्पशन है एंड एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये जो फिगर्स है ना, ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी इज ऑन द राइट पाथ, इकोनॉमी रिवाइवल इज गोइंग टू टेक प्लेस वेरी सून। यहाँ पे GST का बात है, स्टेट्स गिवन 81,000 करोड़ एज GST कंपनसेशन। कंपनसेशन क्यों मिल रहा है GST में? वो इसलिए मिल रहा है क्योंकि GST है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो कुछ जो स्टेट्स है ना उनको रेवेन्यू लॉस हो रहा था, तो 5 इयर्स तक स्टेट्स को गवर्नमेंट सेंटर इन स्टेट्स को GST इम्प्लीमेंटेशन के 5 साल तक इनको कंपनसेट करेगी जो भी इनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है। अब जो GST था ये आया था इनडायरेक्ट टैक्स से, ये 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 में आया था। इसने सब्ज्यूम कर लिया ऑल अदर इनडायरेक्ट टैक्सेस को।
वन कंट्री वन टैक्सेशन हो गया, ये काफ़ी अच्छा स्टेप था। नाउ इसमें जो प्रॉब्लम आई ना जीएसटी में, वो केवल एक ही प्रॉब्लम है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उससे रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज आए, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग रिफॉर्म, तो इसमें इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड चैलेंजेस आए। स्लैब्स क्या है इसकी, 0, 5, 12, 18, 28%। पेट्रोलियम, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं इंक्लूडेड है। ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, इनपुट क्लेम्स आ सकते हैं। जीएसटीएन एक नया हमने कंपनी बनाया, इन्फोसिस ने ये डेवलप किया सॉफ्टवेयर, ये होली गवर्नमेंट ओन्ड हो गई है। फिर जीएसटी काउंसिल बनी जिसमें स्टेट्स का भी डिसीजन हम मानते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है। अब जीएसटी सेंट्रल हो सकता है, स्टेट हो सकता है और इंटीग्रेटेड भी हो सकता है। सो दिस इज अबाउट जीएसटी। देन दिस इज शोकेस, then this is cars auto expo 2020, then this is sports page number 19, then this is 20। यहाँ एक बहुत अच्छा इन्होंने यहाँ पे बात किया है, ये हमारे लेजेंड्स हैं कपिल देव और मोहम्मद अजरुद्दीन। इन्होंने यहाँ पे कहा अभी क्या हुआ, अभी वर्ल्ड कप फाइनल था क्रिकेट का, और इसमें जो यंगस्टर्स हैं 18-19 साल के बच्चे, इन लोगों का जो बिहेवियर था वो बहुत अच्छा नहीं था। दे वर कॉम्पिटिटिव बट दे वर नॉट डिसेंट। सो कपिल देव ने यहाँ पे कहा है यू कांट क्रॉस द लाइन ऑफ डिसेंसी इन द नेम ऑफ बीइंग कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव होना अलग चीज़ है, और आपको स्पोर्ट्स का जो एथिक्स है, डिसेंसी है, यू शुड नॉट क्रॉस द लाइन। और मोहम्मद अजरुद्दीन भी यही बोल रहे हैं, हाउ कैन यू डू दिस, यू जस्ट कीप अब्यूजिंग द ओपोनेंट राइट थ्रू द गेम इन द नेम ऑफ प्लेइंग हार्ड। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो नया जनरेशन है, जो इनको हम राइट रोल मॉडल्स दें। कॉम्पिटिटिव होने का ये मतलब नहीं होता है कि यू आर अब्यूजिव। क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम है, सेंस ऑफ सर्विस होना चाहिए। मैनी ऑफ यू वुड बी प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स एट्सेट्रा, देन व्हाट इज योर motivation? Is it sense of service or is it glamour, power, money, role models? That is why we need to put good role models and instill these ethical angles also in the behavior. So this is page number 20. Then आज हमने बात किया यंगस्टर्स कंडक्ट वर्ल्ड कप फाइनल अंडर 19, फिर हमने देखा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इकोनॉमी रिकवरी की बात किया। देन वी रेड अबाउट गिग इकोनॉमी, इसको जानिए गिग इकोनॉमी। देन नोवल कोरोना वायरस का अब नाम क्या है, COVID-19। देन दिस इज प्रिविलेज मोशन, ये है लोकपाल इज अ नॉन स्टार्टर। देन दिस इज अबाउट इंडिया एंड श्रीलंका बायलैटरल रिलेशंस, इंटरनेशनल अफेयर्स, और ये है क्लीनिंग ऑफ ड्रेन एंड सेप्टिक। देन दिस इज इंडियन ओशन डायपोल, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज अब डेकेडल फोरकास्ट सिस्टम लेगी। कंजर्व वाटर, वाटरमैन है राजेंद्र सिंह। देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं 24-25 को इंडिया में स्टेट विजिट, और एनसीटी दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के ये इलेक्शन रिजल्ट्स हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।